हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा बाय एनके पर। इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं लगातार एजुकेशनल अपडेट और इस समय आपको मिल रहे हैं आईटीआई से संबंधित क्लास है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो क्लासें आपको इस समय मिल रही हैं उन क्लासों में क्या है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस जो आपके सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे थे। अब क्या है, सेकेंड ईयर के भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी आपको फर्स्ट ईयर की 3 क्लासें मिल चुकी हैं, तो ये आपका फर्स्ट ईयर की चौथी क्लास है। जो 3 क्लासें मिली हैं उसके बाद चौथी क्लास है। सेकेंड ईयर की 2 ही क्लासें मिली हैं, तो उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिला के दोनों सीरीज में कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा जैसे जैसे कोशिश करता हूं। तो इन क्वेश्चन से क्या होगा कि सीबीटी एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो बिना देर किए संभावित क्वेश्चन की जो हमारी ये सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में देखते हैं, तो इस वीडियो में भी हम लोग 15 क्वेश्चन ही देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 18.5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 18.5 को जैसे हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो होगा क्या, 18.5 को नहीं बदलना है, सॉरी गलती से 18.5 मैंने बोल दिया है। 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 18.5। प्रतिशत का चिन्ह जहां कहीं पर भी लगा होता है आपको ध्यान देना है। कितना लिखा हुआ है, 18.5, और इसके बाद में प्रतिशत का निशान लगा हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जहां भी परसेंटेज का साइन होता है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जहां परसेंटेज का चिन्ह लगा होता है उसके उल्टा, जैसे ऊपर लगा है तो बटे में, हर में, अगर हर में परसेंटेज का चिन्ह लगा हो तो अंश में हम लोग 100 बढ़ा देते हैं। तो ये चिन्ह हटाएंगे तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, 100 बढ़ा देंगे। इतनी चीज क्लियर। अब क्या होगा, नीचे हर में 2 अंक हैं, जीरो हैं, 2 अंक क्या है, जीरो है, तो दशमलव ऊपर 2 स्थान आगे बढ़ के लग जाएगा। तो जहां पे दशमलव है उससे आगे 2 स्थान बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.185। ये कितना हो जाएगा, 0.185। कुल मिला के इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 0.017 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है। देखिए वर्गमूल, इसमें तो आप तो एक सीधे निकाल सकते हो ट्रिक से, अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। एक आप मेथड लगा के एक तो सही आंसर बता सकते हो, दूसरा सही आंसर बताने के लिए आपको वर्गमूल निकालना होगा। पहले हम लोग थॉट प्रोसेस से इसका आंसर बताएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या 4 अंकों की है, कितने अंकों की है, अगर कोई संख्या आपकी 4 अंकों की है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो हमेशा 2 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का। वर्गमूल हमेशा आधे संख्या का होता है। जैसे अगर कोई संख्या 12 अंकों की है, कोई संख्या कितनी है, 12 अंकों की कोई संख्या है, तो उसका वर्गमूल आपको ये ध्यान देना है कि उसका वर्गमूल 6 अंकों में आएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। तो जब ऐसा होता है तो अगर कोई संख्या 4 अंकों की है तो उसका वर्गमूल कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का आएगा। ये चीज आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो लिखिए 0.017। अब इसमें 4 अंक नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि दशमलव के पहले जो 0 लिखा है इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो अगर यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे तो हमारे पास कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए। और दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। ठीक है। अब आपके जो ऑप्शन दिए उसमें आप हमको बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो ऐसा देखिए, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप सीधे इसको बता सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम का आपका पैटर्न कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम लोग क्या करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप एग्जाम पैटर्न को तो फॉलो करेंगे, दूसरा हम ऐसा तरीका अपना लेते हैं कि अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना ही तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं। एक है कौन सा,
भागफल विधि, और नंबर दूसरा कौन सा है, गुणनखंड विधि। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो कौन सी विधि बताऊंगा, भागफल विधि बताऊंगा, क्योंकि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से ही निकलेगा, या जहाँ पर आपको एग्जैक्ट मान निकालना हो वहाँ पर आप भागफल विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे। अब भागफल विधि को हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर जो संख्या है 0.17, 0.017। अब क्या करना है, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस जीरो का हम लोग इस जीरो को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी संख्या होती है दो दो के पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर हमारा बन गया 0 1 का, एक पेयर बन गया 7 0 का। जो आगे वाला जीरो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ कि 0.01 और एक पेयर बनेगा 7 0 का, एक पेयर किसका बनेगा 7 0 का। यहाँ तक बात क्लियर कि हम लोग पेयर कैसे बनाएंगे, जो भी संख्याएं होंगी उसमें हम लोग दो दो के पेयर बना लेते हैं। फिर हम लोग इसको भागफल विधि से ऐसे कर लेते हैं। अब हमको ऐसा गुणा करना कि एक से ज़्यादा ना हो, और गुणा हमेशा हम इसको साधारण विधि से नहीं करते हैं गुणा। इसमें हम लोग कैसे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव लगा, तो दशमलव तो हम लोग पहले लगा ही लेंगे, आंसर होगा उसके पहले दशमलव लगा लेंगे जो कि यहाँ पर लगा है। अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है कि एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग किसका करेंगे, दो से गुणा करेंगे, तो दो दूना 4 आएगा। अब आपको बताएं 4 एक से ज़्यादा है ना, इसलिए दो बार नहीं कटेगा। कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। अब इसका हमको क्लियर होगा ना, एक बार कटेगा, क्योंकि दो दूना 4 ज़्यादा हो रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये तो निश्चित होगा एक बार कटेगा, लेकिन एक हम लिखेंगे कहाँ, जितनी बार कटता है या भाग होता है उसको यहाँ लिखेंगे ऊपर। अब एक कम एक, तो एक यहाँ लिखेंगे, एक कम एक, 0 1 यहाँ पे लिख देंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, जो संख्या यहाँ पे आप लिखोगे उसी को यहाँ पर आप प्लस कर दोगे, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब आगे कितनी बार कटेगा, अब यहाँ पे बचा आपका 70। अब फिर वही तरीका अपनाना है। अब यहाँ पर अगर आप एक लिखोगे तो यहाँ पर भी एक लिखोगे, और गुणा करोगे 21 एकम 21। तो हम यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, अभी हम केवल अपने मन में सोच के गुणा कर रहे हैं। तो पहली बार क्या हो जाएगा, 21 गुणे 21, और जब आप 21 गुणे 1 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। अगर हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर एक लिखा है तो हम यहाँ पर भी एक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और तब गुणा करेंगे 22 का 2 से। किसका करेंगे, 22 का 2 से गुणा करेंगे। तो जैसे हम लोग 22 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा। हम जैसे 22 का 2 से गुणा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 44 44। अभी ये 70 से कम है। फिर हम चेक करेंगे अगली बार क्या करेंगे, अगली बार हम लोग 23 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69। अब देखिए अब 69 आ गया। अब ज़्यादा अगर 24 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। अब 23 का जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब हम दशमलव के 2 स्थान बाद तक निकाल लें तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 0.13 आ गया है, और तो 0.13 हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आप भागफल विधि से वर्गमूल निकालना समझ पाए होंगे। इसमें अगर अभी भी आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपकी समस्या, अगर भागफल विधि से वर्गमूल निकालना नहीं समझ पाए हैं या कहीं पर कन्फ्यूजन है, उस समस्या को आपका पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। कुल मिला के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में कहा कि ये एक कोई वस्तु है जिसकी कुल लेंथ है 2.75 मीटर। कितना है, 2.75 मीटर। इसको 2 अनुपातों में बांटना है, L1 और L2 में 2:3 में बांटना है, और हमको L2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, L2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब आपको अनुपात का क्वेश्चन दिया हो, 2 अनुपात या 3 अनुपात में किसी चीज को बांटना हो, तो हमको जिसका मान निकालना होता है उसका मान हम लोग अंश में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें L2 का मान निकालना है, तो इसमें हम लोग फार्मूला क्या निकालते हैं, L2 का मान कितना, 3, तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं। फिर इसके हर में हम लोग अनुपातिक योग लिखते हैं, जो भी अनुपात है उनका योग। तो 2 अनुपात हैं, एक 2 है एक 3, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो हर में हम लोग क्या लिखेंगे, 5, और गुणे में हम लोग लिखते हैं
जो भी कुल मान होता है 2.75। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर हमको L1 का मान निकालना होता तो हम लोग लिखते अंश में 2, यहाँ पर क्या लिख देते, 2 लिख देते, क्योंकि हमको अगर L1 का मान निकालना होता, क्योंकि हमको L2 का मान निकालना था इसलिए हमने ऊपर लिखा 3। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर आनुपातिक योग, दो अनुपातिक योग मतलब 3 2 5 का 3 2 कितना हो गया 5। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुल मान, तो कुल मान कितना है 2.75। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या होंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसको अगर हम और हल करें तो 100 पचे 500 होता है, नीचे 100 आ गया। 5 से अगर ऊपर भाग दें जो कि अब 275 होगा तो 55 25 55 25। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया L2 बराबर, देखिए यहाँ पे मान क्या आया 3 बटे में यहाँ पे कट गया था, यह 100 हो गया था और ये आपका हो गया था 55। अब इसका गुणा कर लेते हैं, अभी 5 से कट जाएगा लेकिन नीचे 100 है तो हम गुणा कर लेते हैं, 2 स्थान पहले दशमलव लगा देंगे तो 5 तियां 15। हम पहले गुणा कर लेते हैं, 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 1 16, और दशमलव कहाँ लगा देते हैं क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो 2 स्थान पहले दशमलव लगा देते हैं। 1.65 मीटर ये आपका L2 का मान आ जाएगा और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुत जल्दी के साथ चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कहा है एक टायर को 300 में बेचा जाता है और 25% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य या इंग्लिश में सीपी या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो उसको खरीदा गया किसी मूल्य पे, फिर उसको 25% का लाभ लेके 300 में बेच दिया गया। तो मान लीजिए अगर उसको x रुपये में खरीदा गया, कितने खरीदा गया x रुपये में, ठीक है, और बाद में क्या किया, इसी x पे हमने क्या कर लिया 25% का लाभ ले लिया। कितना लाभ ले लिया 25% का लाभ ले लिया। तो कुल मिला के 25% का लाभ लेने के बाद इसकी कीमत हो गई 300 रुपया। इसकी कीमत कितनी हो गई 300 रुपया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 चौके क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस x/4 बराबर आपका हो गया 300। अब आप लोग जानते हैं जब ऐसे कोई भिन्न होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एलसीएम बराबर करते हैं। तो अगले स्टेप में हम एलसीएम बराबर कर लेते हैं। हमारा आया था x प्लस x/4 बराबर 300, और जब हम लोग एलसीएम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 4 नहीं होगा सॉरी 4x प्लस x इस पूरे के बटे में 4 बराबर 300। और आगे हल करेंगे तो ये 4x और x जुड़ के 5x, तो ये बन जाएगा हमारा 5x बराबर 300 और उसके बटे में 4 था तो 4 इधर गुणे में हो जाएगा। अब 5 एकम 5 5 छक्का 30 से 60 बार कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 6 चौक 24 240 रुपये। x का मान कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो ये हो गया बेसिक मेथड और ये आप लोग काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्रय मूल्य कितना 240 निकल गया। एक इसी को आप थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका सोचने का ये है, आपके लिए एक ही तरीका पर्याप्त है लेकिन मैं एक एडिशनल तरीका बता देता हूँ, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो। दूसरा तरीका यह है सोचने का कि आप मान सकते हो कोई भी चीज़ जब प्रतिशत में व्यक्त होती है तो खुद की 100% होती है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य खुद का कितना है, तो क्रय मूल्य खुद का 100% है। मतलब जो भी क्रय मूल्य है जब वस्तु खरीदी गई थी तो क्रय मूल्य खुद का 100% था। ठीक है, बाद में उसमें 25% का लाभ लिया गया, तो पहले अगर क्रय मूल्य 100% था और बाद में उसके 25% का लाभ लिया गया तो अब क्रय मूल्य जो हो गया वो खुद का 125% हो गया। पहले 100 था अब कितना हो गया 125। फिर आगे कहा है 125% का मतलब है 300 रुपये, क्योंकि जब क्रय मूल्य को 25% बढ़ाया गया था तो बाद में वस्तु कितने की हो गई 300 की। 125% का मतलब है 300 और क्रय मूल्य पहले 100% था तो हमको 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करो 5 से अगर इधर हम भाग दे तो दोनों साइड, तो 5 से इधर भाग दोगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो 25% का मतलब हो जाएगा 5 छक्का 30। 5 से दोनों तरफ कट गया, हमको निकालना है 100%। अब 4 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो इधर 4 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 100%
और इधर 4 से गुणा करोगे तो 6 चौक 24, 240 बन जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि क्रय मूल्य 240 था। जो तरीका, जो अप्रोच आपको पसंद आए, ठीक है, उस तरीके से आप हल कर सकते हो। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर लिखिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 और फिर जहाँ पे दिक्कत है वो बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 के इस स्टेप में हमको दिक्कत है। पूरी तरीके से आपकी समस्या को हल करने का प्रयास मैं करूँगा। पढ़ाई में कोई ढील नहीं देनी है, आपको पूरा 100% अपना देना। जो भी समस्या होगी आपको स्टडी मंत्रा बाय एनके पर उस समस्या का पूरा हल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई संकोच आपको नहीं करना है पूछते समय, ठीक है। विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। फिलहाल तुरंत बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और इसमें आपसे BC भुजा, मतलब जो आधार है, चित्र में अगर देखेंगे इसका मान पूछा। देखिए त्रिभुज में क्या होता है, इसको आधार बोलते हैं। ये जो भुजा AC है आपके त्रिभुज में जो आपके सामने है, इसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये भुजा जो है इसको त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं या इसको लंब कहते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है लंब को, या आप हाइट बोल सकते हो। इसको आधार बोला जाता है, इसको या बेस कहते हैं। अब आपको जो है कर्ण, जो कि AC से दिखाया गया है, वो 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई या लंब इसका 8 सेंटीमीटर है। आपको ये आधार पूछा है कितना होगा, तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो त्रिभुज की भुजाओं में एक ट्राइपॉड भुजा होती है जिसमें 3, 4, 5 का अनुपात होता है। कहने का मतलब अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में हैं तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, और जहां पर आपका समकोण त्रिभुज बना ही है। अब 3, 4, 5 अनुपात का मतलब है कि अगर इस संख्या को 2 से गुणा कर दें, 3 को किससे गुणा कर दें, 2 से, तो ये 6 बन जाएगा। 4 को गुणा 2 से कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो अगर 4, 8 और 10 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज होगा। या आप आगे बढ़ के सोच सकते हो कि अगर इसको 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 को, तो 3 त्रिका 9, 4 तियां 12 और 5 तियां 15, तो ये किसकी भुजाएं बन गई, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनेंगी। मतलब 3, 4, 5 का अगर रेशियो किसी भी 3 भुजाओं में मेंटेन हो रहा है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, आप निश्चित रूप से कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा 8 दी है और यहाँ पर एक भुजा 8 आती है, यहाँ पर एक 10 है, एक भुजा अगर 10 है तो अगली भुजा क्या होगी, 6 होगी। आप सीधे बता सकते हो, तो इसको आप 6 सीधे बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये ट्राइपॉड समझ में आता है, मान लीजिए आपको, मतलब जिसकी मैथ थोड़ी सी वीक है, वीक नहीं कहेंगे, जिसने मैथ को इस तरीके से नहीं समझा है, ठीक है, तो वो कहेगा कि सर ये अनुपात और ये ट्राइपॉड समझना थोड़ा सा डिफरेंस खेल है, आपको सीधा तरीका बता दीजिए। तो इसका सीधा तरीका भी है। सीधा तरीका है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसको कहते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होता है। इस फार्मूले को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। आप सीधे भी पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आप बताओगे कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण कितना दिया है आपको, हमने बताया था ये भुजा कर्ण होती है, ये कितनी दी है 10, तो 10 का स्क्वायर आप सीधे बता दोगे 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आधार हमको पता नहीं तो इसको हम a स्क्वायर लिखा रहने देंगे, और लंब आपका 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64। अब ये 64 से प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 64 जाएगा 36 बचेगा, तो 36 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार का स्क्वायर 36, ठीक है, तो आधार का मान कितना होगा, ये 36 6 का स्क्वायर है, तो आप इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो a बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि आधार का स्क्वायर अगर 36 है, ठीक है, तो इधर भी हम स्क्वायर बना देंगे, तो ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो आधार का मान 6 आ जाएगा। सीधे आप इसका मान 6 बता देंगे, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक मैथ आती होगी। उसके बावजूद भी अगर किसी को मान लीजिए कहीं पे दिक्कत है तो पूछ सकता है, ये संकोच नहीं करना है कि यूट्यूब पे हम कैसे पूछें, या किसी को पता चलेगा कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा ये बहुत आसान था तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना। मैं दोबारा कहूँगा, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछना अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कहा है 529 का वर्गमूल क्या है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग कोशिश करिए कि 1 से 25 तक की संख्याओं के
स्क्वायर याद ही रखिए। अगर आप यहाँ तक याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सीधे पता होगा। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है कि 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है, तो आप सीधे 23 बता देंगे। मान लीजिए आपको नहीं याद है, ठीक है, तो आप इसको इसमें वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भागफल विधि। मैंने शुरुआत में वीडियो में बता रखा है, मैंने भागफल विधि का जिक्र भी किया था, एक क्वेश्चन बताया था। अगर उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करें तो यहाँ पे कितना है, 529 लिखा है। कितना लिखा है, 529। अब क्या होगा, मैंने कहा था दो दो के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर तो ये 29 का बन जाएगा, 5 अकेला बच जाएगा, तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। फिर हम लोग भाग देते हैं, तो 1 गुणे 1 करेंगे, एक कम, एक अभी देखे 5 से कम है। फिर कितना करेंगे, 2 दूना 4, ये भी 5 से कम है। अगर 3 त्रिका 9 करोगे 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार कट होगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, और 2 दूना 4 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, यही संख्या रिपीट करते हैं, तो प्लस का 2, और 2 2 जुड़ के क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे से 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और ये क्या हो गया, 129। अब फिर वही तरीका हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 41 गुणे 1 कितना होता है, 41 होता है, ठीक है। अभी भी क्या है, 129 से कम है। फिर आगे क्या करेंगे, आप लोग बता सकते हो तुरंत, 42 गुणे 2, और 42 दूना कितना होता है, 42 दूना 84 होता है, अभी भी कम। आगे क्या करेंगे, अब 43 चेक करेंगे, लेकिन जब 43 करेंगे तो हम गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, 129 आ गया। क्लियर। ये आप तरीके से मतलब सीख चुके होंगे कि किस तरीके से वो करते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 129 से पूरा कट गया, और इसका वर्गमूल कितना आ गया, 23 आ गया। यहाँ से भी आप 23 निकाल लोगे, ठीक है। तो वर्गमूल कितना हो गया, 23, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा है tan थीटा बराबर क्या होगा, एक त्रिभुज बना के दिया है, इसमें जो मेजरमेंट दिए हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। फिलहाल जो मेजरमेंट हाईलाइट नहीं हो, आपको पहले से पता है कि इस भुजा को कर्ण कहते हैं, इस भुजा को आधार कहते हैं, इस भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ था। अब पूछा tan थीटा क्या होता है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कई पिछले वीडियो में बताया है, जो 3 वीडियो है इसमें कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि एक सूत्र आपको याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखना है, लाल बट्टे कक्का या लाल बट्टे के अहमद। होता क्या है, सबसे पहले साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, उसके बाद tan थीटा होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, tan थीटा। फिर ये लाल बट्टे कक्का होता है। आपसे जब भी पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप बता दोगे लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, यह आप आसानी से बता सकते हो यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के दिन का 8th क्वेश्चन। पूछा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आप लोगों को बहुत ये आसान क्वेश्चन समझ लिया, एक तरीके से मिल गया है। मात्रक आपको पता ही होगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक क्वेश्चन में धारा का मात्रक पूछा था, तो एक बार मैं दोबारा से आप लोगों से रिवाइज कर लेता हूं। देखिए एम्पियर किसका है, धारा का मात्रक है। ये काफी कॉमन मात्रक है, आपको याद रखने हैं। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट जो है वो वोल्टेज का मात्रक होता है, ठीक है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक है, ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है या प्रतिरोध का मात्रक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आपसे कहा है वाट, तो वाट आपको पता होगा पावर या शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो बहुत कॉमन मात्रक है, आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 का मान पूछा है, क्या होता है। तो मान आप लोग tan के याद कर लीजिए। मान वैसे आपको साइन कॉस tan सबके याद होने चाहिए, फिलहाल मैं tan का क्योंकि पूछा तो मैं tan का बता देता हूँ। देखिए 0, 30, 45, इधर लिख देता हूँ 60 और 90, ये मान आप लोगों को याद होने चाहिए। क्योंकि मैं tan थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये tan की बात करता हूँ। tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान जो होता है वो दोस्तों 1/√3 होता है। फिर जो tan 45 का मान होता है वो 1 होता है। 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। पूछा किसका, tan 45 का।
तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पूछा है यदि साइन थीटा √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में tan के मान देखे थे, वैसे मैं साइन थीटा का मान आपको बता देता हूँ। तो सभी मान आप चाहो तो याद कर लो, 0, 30, 45, यही आपको सब में याद करने होंगे, 60 और 90। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान जो है 1 होता है। अब कहा जाए साइन थीटा √3/2 है तो थीटा कितना होगा। देखिए सीधा सीधा आप बता सकते हो, थीटा होगा 60 अंश। कितना होगा, 60 अंश, क्योंकि साइन का मान √3/2 60 अंश पर होता है। ठीक है, तो आप ये टेबल जो दोनों मैंने वैल्यू बताई हैं आप एक तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि इसकी कई सारी ट्रिक हैं याद करने की, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप लोग ट्रिक को अभी ना फॉलो करते हुए सीधे सीधे 8-10 मान हैं आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए परीक्षा में बेहतर रहेगा और आपको समस्या भी नहीं होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। कहा है प्रयास द्वारा चली दूरी एवं भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, जो एफर्ट डिस्टेंस तय करता है, और उसके बाद में जो लोड डिस्टेंस तय करता है, उसके अनुपात को हम लोग लोड आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड आर्म। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, ये उत्तोलक का क्वेश्चन है कि उत्तोलक में जितना प्रयास चलता है उसके बाद जितनी दूरी तक भार चलता है, इन दोनों के अनुपात को एफर्ट अपान जो लोड होता है, इसका जो अनुपात होता है उसको लोड आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड भुजा कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। पूछा है प्रयास द्वारा चली दूरी एवं भार द्वारा चली गई दूरी में क्या अनुपात होता है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही अगला क्वेश्चन है, ये भी उत्तोलक से क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि उसको लोड आर्म कहते हैं, पर अगर इसका पूछा जाए कि इस लोड आर्म को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप कहते हो वेलोसिटी रेशियो। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी रेशियो भी कहा जाता है, जो कि इसमें लोड आर्म ऑप्शंस में नहीं है, तो इसके दो नाम हैं। इसी चीज को आप वेलोसिटी रेशियो भी कहते हो, इसी चीज को आप लोड आर्म भी कहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो P बराबर शक्ति का जो मात्रक नहीं पूछा है, शक्ति किसके बराबर होता है। तो P बराबर आपका होता है I²R, जहां पर I क्या है, धारा है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो P बराबर क्या होता है, I²R होता है। अच्छा, घरों में P मतलब शक्ति, घरों में जो आप विद्युत शक्ति का उपयोग करते हो उसका मात्रक यूनिट होता है, कितने यूनिट आप बिजली खर्च करते हैं। तो वहां पर I²R के साथ साथ एक चीज और आती है T, मतलब अगर I²R को T से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाता है, I²RT हो जाता है। और ये आप जो घरों में बिजली यूज करते हो उसकी एक यूनिट है। कितना हो गया, एक यूनिट। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 एम्पियर धारा यूज करो, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो और 1 सेकेंड तक आप यूज करो, ठीक है, तो सबका गुणा कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितनी बिजली आपने खपत कर ली घर में, 1 यूनिट। अच्छा, मान लीजिए आपने धारा यूज कर ली 2 एम्पियर, कितनी यूज कर ली, 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर धारा 1 ओम रेजिस्टेंस पर आपने 1 सेकेंड तक यूज की, तो आपने कितने यूनिट बिजली खर्च कर ली, 4 यूनिट। ठीक है, तो शक्ति का वैसे मात्रक I²R होता है, पर अगर इसको हम T से गुणा कर देंगे तो घरों में यूज होने वाली बिजली या घरों में व्यय होने वाली शक्ति भी आप इसी सूत्र से निकाल सकते हो, I²RT। कुल मिला के 14 क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। आपको याद रखना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। कितनी होती है, 1। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। आगे पूछा 2, 4 और 10 का एलसीएम। मैं तुरंत आपको बताने का प्रयास करता हूं, चूंकि एलसीएम से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको एक भागफल विधि बता रखी है, 2, 4, 10। चूंकि अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कटती हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 संख्याएं ढूंढ लेते हैं जो किसी एक संख्या से कटती हो। तो 2, 4
और 10 ये सभी 2 से कटते हैं तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंची 10। अब देखिए ऐसी कोई संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब ऐसी कोई संख्या नहीं तो इन तीनों को गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 दूना 20, तो इसका एलसीएम आ गया 20। मतलब 2, 4 और 10 का एलसीएम 20 होगा। मतलब 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है और 10 से भी कटती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो के बारे में आप लोग सुझाव अपने दे सकते हैं। कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, इस वीडियो पर या इस पूरे चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे निश्चित रूप से ही आपको इससे फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपका लाभ ना हो या आपका टाइम वेस्ट हो। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दिए। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।